स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। इस वीडियो में हम शामिल करेंगे बीमा संबंधी दावे। यह बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। बीमा संबंधी दावे चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है, पहले तो उसका रीज़न क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में इसके जो नियम लागू होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में आग की जोखिम पर बात की गई है। व्यापार में आग की जोखिम हमेशा बनी रहती है। उससे बचाव का तरीका हमारे पास बीमा ही है, क्योंकि अनिश्चितता से बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम भविष्य में आग से होने वाली हानि के लिए बीमा करवा लेते हैं। आग से जोखिम के लिए 3 प्रकार का बीमा होगा। उसमें पहला जो बीमा है वो स्टॉक की हानि का बीमा है, और दूसरा बीमा है परिणामी हानि का बीमा, और तीसरा बीमा है व्यापक बीमा। स्टॉक की हानि के बीमे में जो माल अपना नुकसान होगा उसका बीमा करवाएंगे, और परिणामी हानि में हम आग लगने के कारण जो हमारा व्यापार नॉर्मल कार्य नहीं कर पाएगा, साधारण गतिविधि के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा, तो उससे हमें बिक्री कम होगी। तो बिक्री के कारण हमारा लाभ भी कम होगा, तो उस लाभ की जो हानि होगी वही हम परिणामी हानि बीमा पॉलिसी में लेते हैं। और व्यापक बीमा में क्या होता है, जितनी अपनी संपत्तियां पड़ी हैं उनका भी बीमा हो जाएगा, स्टॉक का भी बीमा हो जाएगा, और आपकी परिणामी हानि का बीमा भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे अलग अलग, कि स्टॉक की हानि के बीमा में दावा राशि की प्रक्रिया क्या है और परिणामी हानि बीमा में दावा राशि की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि दोनों ही टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं, छोटे क्वेश्चन में भी और बड़े क्वेश्चन में भी। यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो दोनों क्वेश्चन ही आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो पैटर्न चल रहा है वो या तो 8 मार्क्स का है या 20 मार्क्स का है। तो हम स्टॉक की हानि के बीमे की बात करते हैं। स्टॉक की हानि का जो बीमा करवाया जाएगा उसमें जिस दिन आग लगी है उस दिन पर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। यहाँ उस दिन पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि इधर आग लग रही है इधर आप खाते लेकर बैठ जाएं, बल्कि जिस दिन आग लगी है उस दिन को मेंशन करते हुए हम ये देखेंगे कि आग लगने के दिन हमारे पास स्टॉक का वैल्यू कितना था। हमारे अकाउंट सेफ रहेंगे। 10 दिन 20 दिन 50 दिन बाद में भी जब आपको इसका क्लेम बनाना होगा उस टाइम में आपको उन खातों से काम करना है आगे के प्रोसेस में। तो जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उस दौरान हमारे पास जीपी नहीं होगा, तो जीपी की कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ सकती है। जीपी हम ले लेंगे पिछले वर्षों का इंक्लूड करेंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर लेंगे। आग लगने की तारीख पर कुछ माल बचाया होगा, जरूरी नहीं कि बचाया ही हो, बचाया होगा तो उसको हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट तो सर्वप्रथम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है, और दूसरा पॉइंट है कि उस अंतिम स्टॉक में से साल्वेज स्टॉक घटा दो, क्लोजिंग स्टॉक में से साल्वेज स्टॉक घटा दो। तो आपका साल्वेज स्टॉक घटाने के बाद लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा कि इतने स्टॉक की आपकी हानि हो गई। स्टॉक का बीमा अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक से कम करवा रखा है तो उस कंडीशन में हमारे पास औसत वाक्य की व्यवस्था लागू होगी। औसत वाक्य की व्यवस्था यह है कि आपने जितने रुपए के स्टॉक का बीमा करवाना चाहिए था उतने का न करवाकर कम का बीमा करवा रखा है, तो आपको क्लेम भी कम का ही मिलेगा। इसलिए आनुपातिक जो हम क्लेम करेंगे वही आपकी औसत वाक्य की व्यवस्था है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा उसका प्रारूप आपके सामने है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आग की तारीख पर बनाया जाएगा एज ऑन डेट ऑफ फायर। यहाँ डेट ऑफ फायर लिखी जाएगी। जिस वर्ष में आग लगी है उस वर्ष के शुरू में आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, और उस वर्ष में आपने आग की तारीख तक कितना माल खरीदा था, उस वर्ष में आपने आग की तारीख तक कितने प्रत्यक्ष खर्चे चुकाए थे, उस वर्ष में आग की तारीख तक आपने कितना माल बेचा था, उन सब को दिखाने के बाद में इधर आपका ग्रॉस प्रॉफिट बच जाता है, इधर आपका क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपको ज्ञात नहीं है क्योंकि आग लग चुकी है, उसी की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को ले सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट लेने के लिए हमारे पास नियम लगेंगे, उन 2 नियमों को ध्यान रखना है। अगर आपके पास पिछले गत वर्षों के लाभ दिए गए हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट की एवरेज रेट का यूज करना है। अगर गत वर्षों के लाभ नहीं दिए गए हैं तो जस्ट पिछले वर्ष में जो जीपी की रेट चल रही थी उसको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि एक वर्ष तो औसत निकालोगे तो भी वही आएगा, तो औसत वर्ड है वो याद रखना है। और अगर आपके पास गत वर्षों के लाभ उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में आपको गत वर्षों की सूचनाएं दी हुई होगी। उन सूचनाओं के माध्यम से हम पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज रेट निकालेंगे गत वर्षों के संबंध में। उस परसेंटेज रेट को हम एवरेज जीपी रेट में यहाँ पर यूज करेंगे। एक कंडीशन क्रॉस बन सकती है इसके अलावा, एवरेज के अलावा, वो कौन सी है कि अगर गत वर्षों के दौरान जीपी की टेंडेंसी, जीपी की लगातार प्रवृत्ति जो है वो घटने की है
तो हम घटता हुआ जीपी लेंगे इस बार, और अगर लगातार बढ़ने की टेंडेंसी है तो हम उसको बढ़े हुए को लेंगे। जैसे 3 वर्षों में जीपी रेट चल रही थी 10%, 15%, 20%, तो इस बार औसत प्रयोग में नहीं लेना है, बल्कि 10, 15, 20 के बाद 25 आता है, इक्वल गैप से बढ़ रहा है तो हमें बढ़ाकर लेना है। ये क्रॉस में था, मान लीजिए 25 से चल रहा था, 25, 20, 15, तो इस बार हमें क्या करना होगा, 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अंतर से जीपी घट रहा है अथवा बढ़ रहा है, तो हमें औसत नहीं लेना है। औसत के संबंध में इस लाइन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है तो हम स्टॉक की हानि कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में से साल्वेज स्टॉक घटाने के बाद लॉस ऑफ स्टॉक बच जाएगा। अगर औसत वाक्य की व्यवस्था नहीं लागू होती है तो हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट है, यानी हमें इतने अमाउंट का क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी पे। लेकिन औसत वाक्य लगता हो तो औसत वाक्य लगने की कंडीशन इससे पीछे मैंने बताई अभी आपको कि औसत वाक्य वहाँ लगेगा जहाँ बीमित राशि कम है और बीमा योग्य राशि ज़्यादा है। बीमा योग्य राशि ये वाली होती है जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है, इसी को हम बीमा योग्य राशि कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बीमित राशि से ज़्यादा है तो औसत वाक्य लागू होगा, यानी आपने बीमा कम करवाया है तो औसत वाक्य की व्यवस्था लागू होगी। उस कंडीशन में क्लेम के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा इंश्योर्ड अमाउंट यानी बीमित राशि, इंश्योरेबल अमाउंट यानी बीमा योग्य राशि, और लॉस ऑफ स्टॉक यानी आपके स्टॉक की हानि जो आपने ऊपर यहाँ कैलकुलेट की होगी वो इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपने ज्ञात किया है ये वाला, और इस तरीके से हम क्लेम का आंसर निकाल लेंगे। आपके एक स्टॉक की हानि हुई, उसके संबंध में बीमा कंपनी पर दावा राशि कितनी प्रस्तुत करनी चाहिए, उसके लिए इस प्रोसेस को काम में लिया जाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।